नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनाव के हालात बने हुए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में एक साथ वॉर मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए। ये मॉक ड्रिल 7 मई को आयोजित होगी। इसमें जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील जिलों को शामिल किया गया है और इसी कड़ी में मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बैठक में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों और आम नागरिकों की ट्रेनिंग को लेकर चर्चा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मकसद मॉक ड्रिल की रणनीति, समन्वय और सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा करना था। इसी कड़ी में हरियाणा के 11 जिलों में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके तहत रात के समय सायरन बजाए जाएंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। युद्ध की आपात स्थिति से निपटने के लिए कल शाम 4 बजे फरीदाबाद में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल से संबंधित अधिकारियों की बैठक में डीसी विक्रम यादव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अलग अलग बिंदुओं पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी और इसके साथ ही ब्लैकआउट करने पर भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में मॉक ड्रिल से संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित करा गया है कि कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन करा जाएगा, तो उसमें फरीदाबाद जिला भी है। तो हमने अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो जिले में या फिर स्टेट लेवल पे इंसिडेंट रिस्पांस जो सिस्टम होता है, तो उसके तहत एक डिजास्टर या फिर इंसिडेंट जो भी होते हैं तब एक कंट्रोल रूम स्थापित होता है। तो वो हमारा जो जिले लेवल का है या सब डिवीजन लेवल के हैं वो पहले से स्थापित हैं, परंतु उनकी मॉक ड्रिल करनी है और जो अगर कोई ऑफिसर्स या फिर कोई लोग बीच में चेंज हो गए तो उनकी अपडेशन और उनकी ट्रेनिंग जो है, तो उसके तहत ये कार्रवाई करी जा रही है। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सैनी से मिले विधायक। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम सैनी से विधायक की मुलाकात हुई है। संत कबीर कुटी पर की अनौपचारिक मुलाकात। विधायकों के साथ सीएम सैनी ने चर्चा की। हलकों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम सैनी विधायक से मुलाकात उन्होंने की है और इसके साथ ही इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और संत कबीर कुटीर पर अनौपचारिक मुलाकात की गई है। विधायकों से सीएम सैनी ने चर्चा की। हलकों से संबंधित कार्यों की चर्चा की गई है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायकों से मुलाकात उन्होंने की है। संत कबीर कुटीर पर ये मुलाकात हुई है, जहां पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंजाब के बीच पानी का मुद्दा एक बार फिर से जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए नहर का निर्माण न करने को घमंडी होना करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना है। जब अदालत ने नहर के निर्माण का आदेश दिया तो आपने अधिग्रहित जमीन वापस कैसे कर दी। अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए ये मनमानी नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त की तारीख को तय की गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए केंद्र का सहयोग करें और समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे के मुद्दे पर भाखड़ा बांध से पंजाब पुलिस हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा, जो जल्द ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि बांध पर पुलिस की तैनाती के कारण
अधिकारी और कर्मचारी कामों में रुकावट आ रही है, जबकि पंजाब सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस की तैनाती को जायज ठहराया। ये स्टैंड है कि भारत सरकार के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सभी राज्य बराबर हैं। बीबीएमबी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अनुसार उन्होंने हरियाणा को एडिशनल वाटर देने के लिए मंजूरी दी, जो आगे दिल्ली को भी जाएगा और राजस्थान को भी जाएगा। हमारा स्टैंड ये है कि अगर किसी भी राज्य को बीबीएमबी के किसी भी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो वो कानून के अनुसार उसको चुनौती दे सकता है। अभी तक उस आदेश को, उस निर्णय को किसी राज्य ने चुनौती नहीं दी है। नंबर 2, हमने जब भारत सरकार के ध्यान में ये बात आई तो 2 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने सबकी बैठक बुलाई और हमने निवेदन किया कि जो बीबीएमबी का प्रस्ताव है उसको लागू किया जाना चाहिए। कि बीबीएमबी ने एक रिट पिटिशन फाइल की थी जिहदे च उन्होंने ये कहा सी कि भी जिहड़ी सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस प्रोवाइड कर रही है ਤੇ पंजाब पुलिस ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਟਰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਵੇਕ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ है वो सिक्योरिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कोर्ट ने सारी बहस आज सुन ली है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी फैसला होगा वो आज ही सुनाएंगे क्योंकि सिचुएशन बहुत इमरजेंट है। हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमारे लिए हर मिनट इसमें कीमती है जी। वो इसलिए है कि जो पानी ऊपर रेजर्वोयर में इकट्ठा हो रहा है जी, वो वहाँ के लिए डेंजरस है जी। और उसका नीचे ना रिलीज करना दूसरी स्टेट्स को वो उनके लिए डेंजरस है। ये तो मुद्दा था क्यों ये केस जल्दी फैसला किया जाए जी। अब बाकी तो फैसला आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारी बहस उसमें ये थी कि जो भी पंजाब ने शेयरिंग ऑफ वाटर की बात करी है जी, वो बात हाई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें संवैधानिक बार है। वो जो मामला है वो या वाटर्स ट्राइब्यूनल का होता है या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है जी। हमने उसमें सिर्फ ये कहा है कि हमारा लिमिटेड मुद्दा है कि पंजाब पुलिस हमारी फंक्शनिंग में इंटरफियर ना करे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। ये पक्ष रखा है कि पंजाब को तुरंत प्रभाव से वहां से पुलिस फोर्स को हटाया जाए और इसके बारे में पंजाब ने एफिडेविट फाइल किया आज कोर्ट के अंदर कि हम जो है हटाने की बात तो नहीं कर रहे, बट वो ये कह रहे हैं कि बीबीएमबी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी प्रकार के फंक्शनिंग में। पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर इनेलो ने फतेहाबाद में प्रदर्शन किया। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में एकत्र हुए इनेलो कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष मार्च निकाला। रोष मार्च निकालते हुए इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूंका गया। सुनैना चौटाला ने प्रधानमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा और इनेलो कार्यकर्ता गुस्से में उठे, इस डीसी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे और सुनैना चौटाला ने फोन पर डीसी से बात की और डीसी ने ज्ञापन एडीसी को दिए जाने की रिक्वेस्ट की। पिछले 10 दिन से पंजाब की तरफ से निरंतर बयान जारी किए जा रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार निरंतर बोले जा रहे हैं कि हम हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। हमने बड़ा विनम्र निवेदन उनसे हमेशा रखा कि हमारे हिस्से का पानी हमें दिया जाए, लेकिन ऐसे में वो एकदम इस तरीके से बयानबाजी में उतर गए। पंजाब को भी छोड़ा कि बेटियां जा रखी है, कोई पानी मांगता है, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है उन्होंने एक राजनीतिक मंच को पूर्ण रूप से कॉमेडी मंच बनाने की कोशिश की। उनसे कहती हूँ कि ये कॉमेडी नहीं चल रही। रेहान आदमी की जीवन रेखा की बात हो रही है। हरियाणा प्रदेश का रेहान आज कैसा है, वो अपनी जमीन को जोतने के लिए पानी मांग रहा है। महिलाएं आज घर घर में परेशान है क्योंकि पानी नहीं है और पानी एक बड़ी जरूरत है। ऐसे में उनका इस तरीके से खिल्ली उड़ाना ये एक अशोभनीय है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए नूह की पटेल वाटिका पहुंचे। पटेल वाटिका पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान बचाओ तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात मेरा परिवार है, यहाँ के लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। साथ ही कहा कि जब देश का विभाजन हो रहा था तब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में भरपूर विकास कराया था और उन्होंने आगे कहा कि संविधान इस देश का रूह है, आत्मा है। इस देश का अलग अलग पहनावा है, लेकिन इस देश के सब लोग एक हैं और यही संविधान है। जो है और उनकी धर्मपत्नी जो है देश भगत है, वो समझते देश के हित में क्या है। देश के हित में यही है, हम किसी से नफरत नहीं, प्यार करना। राजीव गांधी जी ने भी जो यात्रा करी वो सबको भारत जोड़ो यात्रा करी, सब प्यार बांटा उन्होंने, आपस में प्यार बांटना चाहिए, यही है। आज ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे हुआ है, ये पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है और उसका मुख्य लक्ष्य है संविधान बचाओ, संविधान को कमजोर नहीं होने देना। और संविधान जो है एक ऐसी रूह है जो आपस में भाईचारा बनाती है, जो शक्ति देती है। बिल्कुल दुखना पड़ा उनको। जन भावना इस प्रजातंत्र में जन भावना सबसे बड़ी है। ये जन भावना है देश की, जाति जनगणना हो ताकि सबको उसका। रतिया में नगर पालिका की वार्षिक बजट को लेकर पार्षदों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एसडीएम सुरेश कुमार ने बजट को लेकर यह विशेष बैठक बुलाई थी और मगर पार्षदों ने इस बैठक में हंगामा किया और एसडीएम को कहा कि पिछले 3 वर्षों से नगर पालिका अधिकारी उन्हें किसी किस्म का नगर पालिका का कोई हिसाब किताब नहीं बता रहे। पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। इस मामले को लेकर पार्षदों की एसडीएम से भी नोकझोंक हुई और इसके बाद यह बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई। और एसडीएम के ऊपर पूरा प्रेशर था सरकार का, प्रशासन पूरा हमारे पे करड़ा होके गया है और मीटिंग 10 मिनट चल के उसको बंद कर दिया गया। पूरा दबाव बनाया गया कि इस बजट को पास किया जाए और हमारे पिछले साथियों ने जो बात बताई है वही सेम मैं बात बताना चाहता हूँ। चाहे वो एनओसी का घोटाला है, चाहे वो कॉलोनियाँ कट रही हैं अवैध रूप से, सारी कहानी ये है कि बंदा प्रशासन से मिल गया। जो भी बंदा प्रशासन से मिल गया उसको किसी एमसी की या चेयरमैन की इनकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आज नगर पालिका की बजट बैठक एसडीएम महोदय रतिया के नेतृत्व में थी। तो हम इस बैठक में तकरीबन 16-17 प्रधान से पार्षद हाजिर हुए थे, जिसमें से 15 पार्षदों ने मुद्दे उठाए थे कि हमें एक तो पिछला हिसाब दिया जाए, कौन सा सामान खरीदा है, कब खरीदा है, उसका हिसाब किताब दिया जाए। तो इन्होंने वो हिसाब किताब नहीं दिया और ना ही इन्होंने हमारी टिप्पणी दर्ज करी, जबकि इन्होंने रजिस्टर के अंदर दर्ज करनी होती है। जी लगातार इसे गल करके भी फेल हो रही है कि असी नगर पालिका रतिया तो ही ये गल कह रहे हैं कि तुसीं सानू पिछले 3 सालों का लगातार जिहड़ा पूरे बजट पास किया गया, जिहड़ा पैसा लगता है, जिहड़े काम होए ने उहदा हिसाब किताब दिता जाए। पर आप दियां कमियां नूं छुपाण करके वो बार-बार की कर रहे ने, मतलब मीटिंग बुला दिंदे ने, सानू हिसाब किताब नहीं दिंदे। पर अज दी मीटिंग दे विच एसडीएम साहब जिहड़े आए सीगे, एसडीएम साहब नूं भी असीं यही गल कही है भी सानू पहला तो उन्हां दा लाइव करके भी होया साडा रोला भी उरे पत्रकार नहीं आणगे, प्रतिनिधि नहीं। मतलब जे एडा ही स्टिक है सरकार या प्रशासन, पर तो शराम लोग कुर्सियां दे उत्ते बही जांदे ने। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के रहने वाले रामस्वरूप को जमीन विवाद के चलते उसके भतीजे ने आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में रामस्वरूप को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। मृतक की बेटी ने बताया कि उसके पिता के नाम गांव करोड़ा में 2.5 एकड़ जमीन है, जो उनके पिताजी के हिस्से में आई थी, लेकिन पिता के भतीजे सोहन और कालिया उस जमीन को कब्जाना चाहते थे। जमीन को लेकर पिछले कई सालों से उनका विवाद चल रहा था। इसी को लेकर सोहन और कालिया ने उसके पिता को शराब पिलाकर जला दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने अलवर पुलिस को कर दी थी।
तो देखिए सब डिवीजन में अब भर्ती करवाया गया, मामला दर्ज जो है वो कर दिया गया है और पूरा ये मामला जो है जमीन से विवाद जुड़ा हुआ है और जिसके बाद अब देखिए पुलिस भी इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुंडरी के गांव सांच के खेतों में पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया है, जिसके बाद गांव में ही नहीं आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने भय का माहौल बना हुआ है। जैसे इस मामले की सूचना मिली पुलिस को तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। नांगल चौधरी सीवर हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला अब और गहराया। परिजनों ने कहा कि न्याय से खुश नहीं है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग का कोई भी अधिकारी आज तक पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं आया है, जिसको लेकर आज चंडीगढ़ से सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका इकाई राज्य प्रधान अशोक शास्त्री ने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते सरकार मृतकों के परिवार सहायता करे, जिसमें 50 लाख नगद और परिवार से आश्रित एक व्यक्ति को पक्की नौकरी दे और वरना आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सीवर के अंदर गैस लगने से 2 हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर कार्यरत नौजवानों की मौत हुई है। ये पूर्ण रूप से सरकार की लापरवाही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना चाहिए और सीवर में मनुष्य को उतारने पर पाबंदी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके अनुसार चलना चाहिए और मैनुअल काम सीवर में बंद करवा देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और आए दिन नौजवान अपनी जान गंवा रहे हैं। ये जो घटना है, इस घटना पर मैं ये कहूंगा कि जो महेंद्रगढ़ नारनौल का जिला प्रशासन है पिहोवा उपमंडल की तहसील में रिश्वत के बोलबाले के आरोप में किसान धरने पर बैठ गए, साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पिहोवा तहसीलदार पर अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप है। तो वहीं तहसीलदार बोली शिकायत 2 जांच करवाऊंगी। शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए बोला कि गत 3 साल से उनकी तकसीम और रिश्वत के लिए लटकाया जा रहा था। वो रीडर साहब मेरे से तो दलाल ने लिए, दलाल ने आगे दिए, तो उसके बाद ना जी अब ये कंसोलिडेट करने के कहने लगे जी ये तो कमिश्नर के अधिकार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कंसोलिडेट करने कितने पैसे मांगे दोबारा? वो इन्होंने पैसे कोई बताया नहीं। आप यहाँ फाइल भेजो, हम इसको कंसोलिडेट करा देंगे, बाद में आपको पैसे बता दिए जाएंगे, आप दे जाना। कि भाई ऐसा कुछ हो, इनफैक्ट पूछती भी होगी ऐसा कोई है तो नहीं जो ऐसा कुछ काम कर रहा है, फिर भी कर रहा है तो शिकायत लगाओ आके सीधा, उसे बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कोई काम नहीं। तो कहते हैं जो आपके इसमें तहसील के अंदर रिश्वत का बोलबाला है, आपके बिना अनुमति की तो नहीं हो सकता यहाँ पे ऐसा। मेरे बिना अनुमति के अब तो कर्मचारी आपके बता रहे हो तभी तो मुझे पता चल रहा है कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है। ये तो ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं ना आप पे भाई, ये जो आपका रीडर है भाई उसको पहले भी पैसे दिए और अब भी डिमांड कर रहा है इनसे पैसे। उसी समय आ जाना चाहिए था। आप एप्लीकेशन दो, अगर कोई सबूत है कुछ बात है तो बताओ, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। पेवा तहसील के अंदर बिल्कुल गदरफंद अधिकारियों ने मचा दिया है। लोगों को लूट लूट के अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, ब्लॉक महासचिव हैं हमारे सरेटा फार्म से गुरमेल जी, उनका तकसीम का केस है। उसको सुलझाने के लिए तकसीम जो एक किसान का जायज काम है काश्तकारों को हिस्सा देने के लिए, उसके एवज में तहसीलदार ने अपने रीडर की मार्फत 15,000 रुपए तो पहले ले लिए, फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ाया। उस बेचारे किसान ने तंग आकर के दे दिए कि चलो काम हो जाएगा। फिर कंसोलिडेशन करने के लिए भेज दिया। कंसोलिडेट करने के नाम पर लीडर कह रहा है कि तहसीलदार साहिबा और पैसे मांग रही हैं। 10 तो लेडीज बाहर बैठी थी, बच्चे बुजुर्ग बैठे थे। खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश शांतनु शर्मा ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 163 लागू की है। जारी आदेश अनुसार परीक्षाओं के समय दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में हथियार लेकर नहीं चल सकता है। सभी कोचिंग सेंटर और फॉरेस्ट की दुकानें भी बंद रहेंगी और आपको ये भी बताते चले कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। हरियाणा में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हरियाणा सरकार ने तबादला आदेश जारी किए। अशोक कुमार गर्ग हिसार मंडल के आयुक्त होंगे। स्वप्निल रविंद्र पाटिल झज्जर के नए डीसी होंगे। प्रदीप दहिया गुरुग्राम के जिला म्युनिसिपल कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर होंगे। तो वहीं धर्मेंद्र सिंह रोहतक के नए डीसी होंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अर्बन स्टेट रोहतक के प्रशासक भी होंगे। धीरेन्द्र खडगड़ा फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर और फॉरेस्ट विभाग के अतिरिक्त सचिव होंगे और अवनीत पी कुमार को सिविल एविएशन विभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चरखी दादरी जिले के गांव सारंगपुर में शहीद अमित सांगवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित क्षेत्र के मैजिक व्यक्तियों ने पहुंचकर शहीद अमित सांगवान की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अमित सांगवान की शव यात्रा धीराना मोड़ से सारंगपुर मोड़ तक निकाली गई। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में बीते रविवार को सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें चरखी दादरी जिले के गांव सारंगपुर निवासी अमित सांगवान भी शामिल थे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि एक जवान की शहादत गांव और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसके साथ साथ शहीद अमित सांगवान की शहादत पर पूरे क्षेत्र को गर्व है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। बहुत ही गांव के लिए एक तरफ दुख की बात है और एक तरफ गर्व की बात है। मुझे भी गांव के लोगों से पता चला है कि पहला शहीद है इस गांव का, तो पूरे गांव के लिए एक फख्र की बात भी है कि एक बेटा जो उन्होंने फौज में देश सेवा के लिए लगाया, वो देश की सेवा करते हुए ही शहीद हुआ है। मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बेटा बेटी आर्मी में है। उनकी माँ हूँ, मैं भी उसकी माँ का दुख समझ सकती हूँ, पर एक गर्व भी महसूस कर सकती हूँ कि देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने बेटे को शहीद होते हुए देखा है। बहुत गर्व की बात है पूरे गांव के लिए, हमारे पूरे दादरी हल्के के लिए। और जो ये भाई अपना शहीद भाई अमित अपने चाचा का लड़का था और इनका परिवार पहले से ही आर्मी के लिए कार्यरत है। इनके दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। इनका एक चाचा है, वो भी आर्मी में थे, वो भी हो चुके हैं और अब आगे भी वे इनके चाचा लड़के हैं आर्मी के लिए इच्छुक हैं। तो वो देश के लिए जो अमित ने बोले वो भी अब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, इन नौजवानों की वजह से ही ये देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में है और ऐसी जगह पर और ऐसा माहौल जब हिंदुस्तान के दोनों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, और हमारे ये नौजवान सर्दी गर्मी ऊंचा नीचा पहाड़ों पर अपना सब कुछ छोड़ के इस देश की सुरक्षा और रक्षा में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जब कोई भी देश का जवान शहीद होता है तो दुख, इतना बड़ा दुख न केवल परिवार पर बल्कि गांव पर, इलाके पर बड़ा दुख पड़ जाता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।